एक मिनट हो गया, स्टार्ट। ओके। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी 258वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, रीस्टोरिंग बैलेंस इन चिल्ड्रन, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री हरिओम जिंदल सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। एजुकेशनिस्ट और एडवोकेट हैं, 2 बुक्स लिख चुके हैं आप, रीस्टोरिंग द बैलेंस एंड एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। Besides legal practice, he is running various projects for empowering children with meaningful. Advocate Hariom Jindal was born in 1966. His father was a businessman, and he has a vast experience in the ओके। मेरी आवाज बंद थी एकदम शायद। हाँ ठीक। अब तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ 258वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीस्टोरिंग बैलेंस इन चिल्ड्रन विषय पर बात करने वाले हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री हरिओम जिंदल जी जुड़े हुए हैं। हरिओम सर बेसिकली लॉयर और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। 2 पुस्तकें आप लिख चुके हैं, रीस्टोरिंग द बैलेंस एंड एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। Besides legal practice, he is running a various projects of empowering children with meaningful. बेसिकली सर 1966 में है, एक बिजनेस फैमिली से आते हैं, लेकिन पिछले काफी सालों से बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों के एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। तो मैं हरिओम सर से निवेदन करूंगा कि आज का हमारा जो विषय रीस्टोरिंग बैलेंस इन चिल्ड्रन पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू सर। हरिओम सर, आपका माइक बंद है सर, माइक चालू कर लीजिएगा। हरिओम सर का माइक बंद है जी। चौबे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मेरे को इनवाइट किया कि मैं अपने विचार बच्चों के प्रति शेयर कर पाऊँ, और जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है। ये जो विषय है रिस्टोरिंग द बैलेंस, जैसे कि ये पुस्तक दिखाती है, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप स्क्रीन पे मेरे पीछे, एक गरीब का बच्चा है और एक अमीर का बच्चा है। मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। बच्चा जब पैदा हो गया गरीब के घर, तो उससे अन्याय शुरू हो गया। बच्चा अपने माँ बाप को गरीब नहीं बनाता, कोई बच्चा अपने माँ बाप को अमीर नहीं बनाता। लेकिन जब बच्चा गरीब के घर पैदा हो गया, उसको माँ बाप की गरीबी की वजह से जो उत्पीड़न होना, उसका वो शिकार शुरू हो गया। पहले तो जन्म गरीब के घर हो गया, फिर अब जब वो उम्र में बड़ा हो रहा है तो उसको मिल गया थैला मेहनत का, कबाड़ का। और जो अमीर का बच्चा है उसको थैला मिल गया स्कूल का बस्ता। अब इसकी काबिलियत का विकास नहीं हो रहा गरीब बच्चे का, और अमीर बच्चे की काबिलियत का विकास हो रहा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे दोनों की अंतर जो है असमानता बढ़ती जाएगी, जो ऊपर चल के ब्रिज नहीं होगी। अब इन असमानताओं का प्रभाव ना केवल बच्चे की जिंदगी पे पड़ता है, बल्कि पूरे समाज के साथ पड़ता है, क्योंकि समाज में अगर अपराध होना है तो वो भी किसी इंसान ने करना है। वो जो इंसान अपराधी है वो कभी बच्चा पैदा हुआ। तो अगर बच्चों से ही हमने कोई समाधान नहीं निकाला, तो जो समस्या हम देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, उसके बहुत बड़े कारण, जो जितने भी स्टडीज हुई हैं उसमें बहुत बड़ा कारण पॉवर्टी गिना गया है, फिर लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस गिना गया है, डिमांड फॉर चीप लेबर, इसलिए क्योंकि बच्चे एजुकेटेड नहीं है, उनको यंग उम्र में चाइल्ड लेबर की तरफ धकेल दिया जाता है। माँ बाप की भी मजबूरी होती है, बच्चे कुछ कर नहीं पाते, उनको भी लगता है हम कमाने लग जाएं। और जो समाज के अंदर फायदा उठाने वाले लोग हैं वो ऐसे बच्चों का शोषण शुरू कर देते हैं। फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में छोटे छोटे बच्चे, छोटी उम्र में लड़कियां चली जाती हैं, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण वहीं से शुरू होता है, क्योंकि गरीबी है घर में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी यही कारण बनता है। फिर हमारे समाज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी कुछ ऐसी हैं कि गरीबों को हम बराबर का इंसान मानते ही नहीं है, उनको हम ऐसी निगाह से देखते हैं कि वो हमारे से छोटे हैं। उससे उनके अंदर हीन भावना पैदा होती है, वो भी एक रीजन बनता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, और इसके अंदर जो हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, बहुत से बच्चे
जो क्राइम में जा रहे हो, जुवेनाइल, उनकी गिनती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। निगलेक्टेड बच्चे, डिप्राइव्ड बच्चों की गिनती भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि माँ बाप के पास असमर्था है, वो बच्चों का पालन पोषण प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, उनको साधन प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। सो ऑल दीज आर रीजंस फॉर द निगलेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। अब ये जो पुस्तक है संतुलित समाज की बहाली, रिस्टोरिंग द बैलेंस, ये कहाँ से शुरू होती है कि एक जिज्ञासु बच्चा, वो जानना चाहता है कि मैं भी बच्चा हूँ, अमीर बाप का बच्चा भी बच्चा है। अमीर बाप के बच्चे के पास सब कुछ है, बढ़िया खिलौने हैं, बढ़िया खाता पीता है, बढ़िया स्कूल जाता है, बढ़िया कपड़े पहनता है। कहता मेरे पास पैर की चप्पल छोड़ो, खाने की रोटी भी नहीं है। हम दोनों बच्चे हैं, अभी अभी पैदा हुए हैं, हम दोनों में समानता क्यों है? तो अपनी माँ से जब सवाल करता है तो माँ कहती 5 उंगली बेटा बराबर नहीं होती। वो कहता माँ 5 उंगलियों से मेरे जीवन का क्या संबंध? तो माँ कहती है बेटा ये कर्मों की बात है, पुराने जन्म में तेरे कर्म खराब थे, तेरे को गरीब घर में जन्म मिला है, उस बच्चे के अच्छे थे, उसको अमीर घर में मिला है। अब से तो अच्छे कर्म कर, तो तेरा आगे का जीवन सुधर जाएगा। बच्चा इस बात से संतुष्ट नहीं होता, वो कहता है माँ पिछला जन्म तो मैंने देखा नहीं, भविष्य की मैं क्या बात करूं जब मेरे को आज ही नहीं कुछ मिलेगा, आज बताओ क्या मिलेगा? अगर आज ही कुछ नहीं मिला, मेरा आज काबिलियत ही नहीं विकसित हुई, तो मैं आगे फ्यूचर में जाके करूंगा क्या? तो माँ के पास उसका पुख्ता कोई जवाब होता नहीं है। तो फिर बच्चा एक प्रसिद्ध साधु के पास जाता है। साधु अपनी विजडम के लिए बहुत मशहूर होते हैं। तो बच्चा साधु से ये सवाल करता है कि मैं गरीब क्यों हूँ? तो साधु जी कहते गरीब तू अकेला बच्चा नहीं है, लाखों बच्चे गरीब हैं, और गरीबी आज की नहीं, ये तो बहुत हजारों सालों से चली आ रही है। बच्चा वो फिर भी जिज्ञासु होता है, वो उत्तर जानना चाहता है कि बताओ कि ये असमानता है क्यों है, क्या कारण है, कि बच्चे का क्या दोष है? बच्चे ने अपने माँ बाप को गरीब नहीं किया है, बच्चे ने अपने माँ बाप को अमीर नहीं बनाया है, बच्चे तो भगवान की पैदाश है, माँ बाप के थ्रू पैदा होके आके हैं, बच्चे ने अपने आप को पैदा नहीं किया, तो कारण क्या है ये तो बताओ। फिर साधु जी कहते हैं भी देखो इसकी बहुत बड़ा इतिहास है, आज की तो घटना है नहीं है, गरीबी तो कई सालों से चली आ रही है, तो अगर जानना है तो इतिहास में जानना पड़ेगा। तो बच्चा कहता ले चलो, तो हजारों सालों का साधु जी कहते इतिहास है ये, तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। बच्चा कहता है कि फिर मेरे को आंसर नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा। तो साधु कहते मैं उत्तर दूंगा तेरे को, लाखों सालों के, हजारों सालों में जो हुआ है उसको एक कहानी के माध्यम से एक नरेटिव दूंगा। फिर वो बताते हैं कि जब धरती बनी बनी थी तो जितने भी साधन थे वो कुदरती वे में उपलब्ध थे, और उसमें हर बंदे का बराबर का एक्सेस होता था। जिसको प्यास लगती थी नदी से पानी पीता था, जिसको भूख लगती थी पेट से तोड़ के कुछ खाता था, सबका जीवन एक बराबर था। फिर कुछ लोगों के मन में लालच आया, उन्होंने सोचा कि कुछ लोग हमारे नीचे होने चाहिए, हमारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी वैल्यू कैसे बनेगी? उन्होंने कहा जी नदी पे कब्जा कर लो, बागों पे कब्जा कर लो। जब नदी और बागों पे कब्जा हो गया तो जो लोग पानी पीने गए या फल तोड़ने गए, उन्होंने कहा जी पानी ऐसे नहीं पी सकते, फल ऐसे नहीं तोड़ सकते। ये काल्पनिक स्टोरी वो बताता है। तो वो कहते फल कैसे मिलेंगे, पानी कैसे मिलेगा? कहता हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको अपने ऊपर निर्भर बना लिया, अपने ऊपर उनसे काम लेना शुरू कर दिया। अब जब निर्भर बना लिया तो लोगों को ये हो गया कि काम करेंगे तो उनको पानी मिलेगा, फल मिलेंगे बाग से, नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे समाज में असमानता की शुरुआत होती है, जहां पर समाज का डिवीजन हो गया। ऐसी कहानी सुनाता सुनाता वो आगे चलता है। फिर वो कहता है कि जो लोग असमानता का शिकार हुए, उन्होंने सवाल खड़े किए कि भाई हम बराबर के थे तो हमारे अंदर असमानता कैसे आ गई? अब वो जब ये सवाल करता है तो लोगों के अंदर भावना होती है कि हमें समान होना है दोबारा, तो उसके लिए प्रयास किए जाते हैं। उस प्रयासों के माध्यम से लोग कोशिश करते हैं कि हम बराबर हो जाए, क्योंकि कुदरती तौर पे हम बराबर हैं। लेकिन जो लालची लोग थे, उन्होंने ये कहानी बताती है पुस्तक में कि उनको बराबर नहीं होने दिया, और जो जो समय समय पर प्रयास हुए, कभी उन्होंने मोरालिटी का सहारा लिया, कभी उन्होंने लॉ का सहारा लिया, कभी सुपरस्टिशन का सहारा लिया, अंधविश्वास डाले, ऐसे अलग अलग बहाने ढूंढ ढूंढ के उन्होंने इक्वलिटी, बराबरी बच्चों में होने नहीं दी। वो चलता चलता आजाद भारत तक आ जाती है ये कहानी। अब जब कहानी आजाद भारत तक आ जाती है तो बच्चा पूछता है कि देश जब आजाद हो गया था, गरीब आजाद भारत अपनी नीतियां खुद बना सकता था, फिर ऐसी नीति क्यों नहीं बनी कि जिसमें बच्चों में समानता हो जाए?
अब क्योंकि ये एक इंक्वायरी है, बच्चे की जिज्ञासा है, अब हम जितनी भी समाज में प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि कोई भी एक प्रॉब्लम अपने आप में अलोन नहीं है, अपने अपने स्टैंड अलोन प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारे सोशल सिस्टम से जुड़ी हुई है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। ये सारे इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम्स हैं, इंटरलिंक्ड सिस्टम है। साधन चाहिए, साधन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा, उसके लिए हमारा सोशल सिस्टम देखना पड़ता है। तो सारे एस्पेक्ट्स को जानना बड़ा ही जरूरी है। तो बच्चा जब ये सवाल करता है कि देश जब आजाद हो गया था, आजाद भारत के पास इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी, आजाद भारत अपनी नीति खुद बना सकता था, फिर मेरी गरीबी क्यों नहीं दूर हुई। अब वहां से जो साधु जी हैं वो कहते हैं कि देखो, आपको इस सवाल का उत्तर जानने के लिए पहले हमें ब्रिटिश काल में जानना पड़ेगा कि अंग्रेजों के शासन में क्या हो रहा था। तो अंग्रेजों का शासन दमनकारी था, लोगों का शोषण हो रहा था, भारतीय लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके की वो सारी चीजें बताता है। तो कहता है इससे हमारा आंदोलन शुरू हुआ देश को आजाद कराने का। अब आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई तो उसका बहुत बड़ा सपना था कि देश में आजादी के बाद समानता हो जाएगी, हर नागरिक को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो उसमें बच्चे भी शामिल थे, बच्चों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलने थे। तो उन्होंने कहा जब बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलने थे, वो कैसे मिलने थे। फिर चर्चा आ जाती है संविधान के ऊपर कि जो जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई 1946 में। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे। उनको पता था कि देश की क्या समस्याएं हैं, असमानता को कैसे दूर करना है, बच्चों को अधिकार कैसे देने हैं, बच्चों को सम्मानजनक जीवन कैसे देना है। और हर जगह तो बच्चे की बात होती है, क्योंकि चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन और ऑफ द सोसाइटी। तो बच्चों के साथ ही समाज है। तो ये सारी बातें उनके मन में थी। तो वो कहता है फिर क्या प्रावधान शामिल हुए संविधान में। तो वो बताता है कि प्रावधान में क्या क्या बच्चों के लिए जो प्रावधान शामिल हुए उनके बारे में चर्चा होती है। अब जैसे कोई भी चाइल्ड लेबर काम नहीं कर सकता बच्चा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और एज पर लॉ चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। पर हम सब लोग जितने भी चाइल्ड वर्किंग कमेटियां हैं या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं, हम लोग जूझ रहे हैं इसी समस्या से कि भाई चाइल्ड लेबर इतनी ज्यादा है, शोषण इतना ज्यादा है। पर क्यों हो रहा है। अगर संविधान में प्रावधान है, लॉ में प्रावधान है, तो फिर ये समस्या का हल क्यों नहीं हो पा रहा। तो ऐसे जब वो प्रावधान सारे जान लेता है, फिर समस्या के हल ना होने के कारणों को जानने की कोशिश करता है कि वो कारण क्या रह गए। जब संविधान में इतनी सारी प्रोविजंस हैं तो फिर डेफिशिएंसीज हमारे सिस्टम में कैसी रह गई कि बच्चों को बराबर का जीवन नहीं मिला और उनका आज भी शोषण चल रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहे, उनको उनको साधन नहीं मिल रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ऐसे सारे वो सवाल करता है कि क्या क्या कमियां रह गई। तो फिर वो बताता है कि देखो, जब देश आजाद हुआ था संविधान तो बन गया, अब आगे बात संविधान को इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कमियां रह गई। पहले तो देखो, फ्यूडल माइंडसेट था हमारा देश के बहुत से लोगों का, बहुत सारी तो रियासतों में बंटा हुआ था देश। और उसके बाद अंग्रेजों का राज 400 साल चला, उससे पहले मुगलों का राज चला। तो हुकूमतों ने लोगों को हमेशा गुलाम बना के रखा हुआ था। तो मानसिकता से लोग गुलाम थे। आजाद भारत तो हो गया पर मानसिकता गुलामी नहीं गई। अब मानसिकता गुलामी जाने का एक ही तरीका था कि शिक्षा दी जाती। शिक्षा कैसे दी जाती, जो लोकतंत्र के ऊपर आधारित होती। लोकतंत्र की शिक्षा जो बराबरी के हकों के बारे में बताती, देश के नागरिकों के हकों के बारे में बताती। तो वो कहता है कि इस तरीके की शिक्षा जो थी उसका डेवलपमेंट इवॉल्वमेंट नहीं हुई कि जो लोगों को बताती कि अब आप बराबर के नागरिक बन गए हो, अब आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, आपको अपने राइट्स के ऊपर जीना है, दान पुण्य पे नहीं जीना है। तो लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान शिक्षा में नहीं हुआ जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताती बचपन से ही। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, जब नॉलेज नहीं थी उन्होंने डिमांड नहीं किए, जब डिमांड नहीं किए तो राइट्स वायलेट होने लगे। तो ऐसे करके वो चर्चा शुरू होती है इस किताब में। इस मुद्दे के ऊपर जब सवाल आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी फिर मेरी जिंदगी क्यों नहीं सुधर पाई। तो ऐसे करते करते ये पुस्तक आगे चलती है। फिर वो बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लोगों को सम्मानजनक जीने देने के लिए, इंक्लूडिंग बच्चों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस होगा वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा। सामाजिक तौर पे भी बराबरी होगी, आर्थिक तौर पे भी बराबरी होगी और राजनीतिक तौर पे भी बराबरी होगी। अब पॉलिटिकली तो बराबरी मिल गई, 18 साल का हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पे बराबरी अभी भी हमारे समाज में बहुत ही मीलों दूर है, क्योंकि आज भी जात पात, भेदभाव,
वो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। कुछ कुछ सेगमेंट में ये भेदभाव खत्म हुआ है, पर बहुत मेजर सेगमेंट में भेदभाव चल रहा है, जिसकी वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी चल रही है, बच्चों के साथ अन्याय चल रहा है, चाइल्ड की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, बच्चों को चाइल्ड वर्कर बनाया जा रहा है। लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आता कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, पर वो लोग उनका बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये सारा का सारा ये जो न्याय है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, वो अभी तक हमें मिला ही नहीं है, बच्चों को मिला ही नहीं है जो गरीबों के घर पैदा हो गए हैं। तो इसके बाद ये पुस्तक आगे चलती है, फिर बात करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी उसमें अगर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया था कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा, तो फिर असमानता कैसे बढ़ती जा रही है जब रूल ऑफ लॉ ने गवर्न करना था, एक इंसान ने नहीं गवर्न करना था। तो वो फिर बताता है कि जैसे हमारे बच्चों के लिए कानून बनाने की स्पेशल प्रोविजन संविधान के अंदर आई आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 इतनी पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो कोई भी किसी भी तरीके का कानून औरतों की भलाई के लिए और बच्चों की भलाई के लिए बना सकती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए बना सकती है। तो इतना बड़ा जब इनेबलिंग प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, फिर बच्चों का शोषण क्यों नहीं खत्म हुआ, बच्चों के लिए ऐसी नीति क्यों नहीं बनी कि जब भी बच्चा पैदा हुआ उसका ध्यान रखा जाए, चाहे गरीब के घर पैदा हुआ उसको देखा जाए कि वो माँ बाप असमर्थ हैं तो उस बच्चे का क्या बनेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सिस्टम उसका देख के कैसे करेगा, उसके लिए लॉ कैसे बनेगा। तो ऐसी सारी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद बच्चों का शोषण जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, जो हम सब लोग देखते हैं, चर्चा करते रहते हैं। फिर वो बात आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी रेमेडी भी है, ऐसा समाधान भी है कि जो वायलेशन को रोक सके। तो वो समाधान के ऊपर चर्चा होती है कि हमारे पास रिट पिटीशन की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे बच्चों के राइट्स की वायलेशन के लिए हम सीधी रिट लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। तो कहता है कि अगर इतनी सारी प्रोविजंस थी तो फिर इन प्रोविजंस का फायदा लोगों ने क्यों नहीं लिया। फिर वो बात चली जाती है भ्रष्टाचार के अंदर, कि हमारे देश के सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है वो लोगों के कानूनी अधिकारों को कैसे मार रहा है, लोगों को न्याय देने के बीच में बाधा कैसे बन रहा है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर बात चली जाती है। अब फिर वो भ्रष्टाचार के ऊपर जब बात चली जाती है तो वो कहता है कि क्या भ्रष्टाचार पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ कर रहे हैं। वो कहता है कि जितने भी सरकारी पदों पे लोग बैठे हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 10th पास है, किसी ना किसी की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है। जो सिलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट है, जो चयन होके आते हैं, जो इलेक्टेड हैं, जो वोटों के माध्यम से आते हैं, जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे एमएलए एमपी के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। एक अनपढ़ बंदा भी एमएलए एमपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। पर जो सिलेक्टेड है, जिनकी परमानेंट अपॉइंटमेंट है, उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित है। अब जितने भी सरकारी पदों पे बंदे बैठे हैं, कहते वो तो पढ़े लिखे हैं। जो मतलब पढ़े लिखे लोग ही लोगों का काम रोकते हैं, कोई ना कोई अड़चन लगाते हैं, रिश्वत मांगते हैं, तंग परेशान करते हैं, आम लोगों का काम रोकते हैं। तो ऐसे वो कहता है कि फिर उसके बाद जब पढ़े लिखे लोग ही रिश्वत ले रहे हैं तो कहता है अनपढ़ों का तो कोई रोल नहीं है इसमें, इसमें तो पढ़े लिखे कर रहे हैं। कहता है फिर शिक्षा में क्या कमी रहेगी, पढ़े लिखे लोग रिश्वत ले रहे हैं। तो ऐसे करके ये चर्चा करती है कि जो कमियों की बात करती है। फिर वो बात करता है कि क्या जो सिस्टम में शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कमी है, वो क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, एक्स्ट्रा पढ़ाई देके दूर नहीं की जा सकती थी। कहता बिल्कुल की जा सकती थी। उसके लिए हमें उस तरीके की शिक्षा बनानी पढ़ने की जरूरत थी, मानसिकता को बदलने की जरूरत थी। लोगों को बताना पड़ना था कि कानून के माध्यम से सरकार कैसे चलती है, लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है। अब राजा जो मोनार्की वाला राजा था वो नहीं रहा। मोनार्की के राजे के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, तब लोगों के पास राइट्स नहीं होते थे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आ गए हैं, मोनार्की खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी आ गई है, बड़े से बड़ा नेता भी जो है वोटों के थ्रू ही चुना जाना है। तो ऐसे करके इस तरीके की शिक्षा देने की जरूरत थी। लोगों को पता चलता है कि पावर हमारे पास है, लोगों की पावर से सरकार बननी है, लोगों की पावर से ही पॉलिसियां निर्धारित होनी है। पर अगर वो शिक्षा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, इग्नोरेंस इतनी ज्यादा है। अब देखो 80 करोड़ के करीब लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो फिगर है वो कहते हैं 80 करोड़ लोगों के पास इतनी समर्था भी नहीं है कि वो राशन ले पाए। तो ऐसे 80 करोड़ लोग जो हैं
ये अगर लगभग हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है तो 60% लगभग बनते हैं, 60% लोग 80 करोड़ 140 का हिस्सा बनते हैं, उनके पास खाने के लिए बेसिक फूड नहीं है। तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने समर्थ होंगे, इसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। और अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो लोकतंत्र को कैसे समझेंगे? लोकतंत्र का तो मतलब ही यही था कि लोग अपनी आवाज के माध्यम से, वोटों के माध्यम से अपने नुमाइंदे चुनेंगे, जो जाके पार्लियामेंट में या असेंबली में ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो लोगों के अधिकार दिलवाएगी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। पर ऐसा सिस्टम बना नहीं है, क्योंकि लोगों में शिक्षा की बहुत मेजर कमी है। इतना बड़ा सेगमेंट है हमारे देश का जो स्कूल से कॉलेज ही नहीं जा पाता, और स्कूल लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 5वीं में छोड़ देते हैं, कोई 8वीं में छोड़ देता है, कोई 10वीं में छोड़ देता है, कुछ बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है। और चाइल्ड लेबर के केसेस इतने ज्यादा हैं कि जो 12, 13, 14 साल की उम्र होते हैं तो पक्के चाइल्ड लेबर में चले जाते हैं, 15, 16 की उम्र में शादी करा लेते हैं, 17, 18 की उम्र में वो माँ बाप बन जाते हैं, और 18 साल होते वोटर बन जाते हैं। और उनको वोट की कीमत नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि वोट के माध्यम से अपने बच्चों के अधिकार कैसे सुरक्षित करने हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन कैसे दिलवानी है, ऐसा कानून कैसे बनवाना है जिसे हमारे जो पदाधिकारी हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां तय करनी है, कि कोई भी बच्चा निगलेक्टेड रहे ही ना, कोई भी बच्चा शोषण का शिकार हो ही ना पाए। ऐसा भी सिस्टम बनाया जा सकता है। अगर मंत्रियों के बच्चों को प्रोटेक्शन मिल सकती है तो आम नागरिक के बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। पर तभी मिलेगी अगर ऐसा सिस्टम बनेगा। वो सिस्टम तभी बनेगा अगर लोगों में जागृति होगी, क्योंकि हमारा है लोकतंत्र। अब ये तानाशाही वाला सिस्टम तो है नहीं है। लोकतंत्र में जो लोगों की आवाज होगी उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बननी है। अगर शिक्षा फैलेगी, लोगों में जागृति आएगी, गरीब लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे बच्चों के अधिकार हैं, तो जाके वो आवाज उठेगी। उस आवाज के माध्यम से वो लोग अपने जो नेता चुनते हैं, जो चयनित लोग हैं, उनको बता पाएंगे भाई हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन करो, हमारे बच्चों का शोषण क्यों हो रहा है, कानून बदलो, कानून के अंदर प्रावधान करो कि जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी सुरक्षा हो, उसको साधन मिले आगे बढ़ने के लिए, उसकी काबिलियत विकसित हो। अब अब्दुल कलाम जी जो झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए, बड़ी मेहनत की, पर उनको मौका मिला, वो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, राष्ट्रपति भी बने। तो ऐसे कितने बच्चे हमारे जो हैं मौका ना मिलने की वजह से काबिलियत का विकास नहीं कर पाते, और अपनी समाज की जो बनाई हुई व्यवस्था है, जो ह्यूमन बीइंग है, मैन मेड व्यवस्था के कमियों का शिकार हो जाते हैं। ना अपने कौशल का विकास कर पाते हैं, ना अपने कौशल के विकास के माध्यम से समाज को कुछ दे पाते हैं। तो उससे उन बच्चों का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो शिक्षा ऐसी बनाई जाए और उसका देने का तरीका ऐसा हो कि मानसिक तौर से बदलाव आता, लोगों को अपने हकों के प्रति जागरूक होते, अपने फर्जों के प्रति जागरूक होते, देश के प्रति जागरूक होते, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अलग होता कि मिलजुल के देश को बनाना है, कोई भी बच्चा हमारा निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की सोच और विचार की बहुत बड़ी जरूरत है, जो आज काफी कमी देखी जाती है। जैसे इसकी कमी का मेजर उदाहरण है कि जब बच्चों का शोषण करते हुए लोगों को शर्म नहीं आती है, छोटे छोटे बच्चों से सेक्स किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को चोरी में लगा दिया जाता है, क्राइम में लगा दिया जाता है। जो करवाने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे सामाजिक तत्व हैं, उनके अंदर कोई भी थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी भी लिहाज नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों का शोषण ना हो। और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर भी इतनी कमी है। मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाता हूँ, हमारे कोर्ट के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठते हैं, वहीं पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है, डीसी बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे चाय बेच रहे होते हैं, उनको रोक ही नहीं पा। ये सिस्टम ने प्रोटेक्शन देनी है। सर आपका ऑडियो बंद हो गया। हरिओम जी, आपका माइक बंद हो गया सर। अब खुल गया दोबारा। जी जी। तो अब जो जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अब ये गाड़ियों में निकलते हैं, सड़क के किनारे जब ये जा रहे हैं, इनको चौराहों पे नजर आते हैं कि बैगर खड़े हैं, इनको चौराहों पे नजर आते हैं, या ढाबों पे काम करते बच्चे नजर आते हैं। पर ये करते क्या है, कोई एक्शन लेते नहीं। ऑन द स्पॉट एक्शन लें, ऑन द स्पॉट देखें कि भी इनको कौन शोषण कर रहा है, कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनकी फिर इनकी स्टडी कराएं। तो अगर ये लोग ही नहीं करेंगे, जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, टैक्स के पैसे से तनख्वाह दे रहे हैं, अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो आम नागरिक कितनी जिम्मेदारी कर लेगा? आम नागरिक कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की मदद कर पाएगा, और जो प्रशासनिक सिस्टम है हमारी देश की व्यवस्था का, अगर वो इफेक्टिव नहीं काम करेगा तो फिर बच्चों का भला जो है वो भगवान के भरोसे ही रहेगा, हमारे कानून आधारित समाज के भरोसे में नहीं रह पाएगा, जो हम आज तक देखते आ रहे हैं। अब बात आती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो डेमोक्रेसी में
लोगों की बात, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही मैटर करती है। माँ बाप की अगर जागरूकता बढ़ाएंगे तो वो बच्चों के प्रति चिंतित होंगे, अपने बच्चों के भलाई के लिए मांग उठाएंगे, वोट डालने से पहले सोचेंगे किसको वोट डालनी है, क्या वो बच्चों की प्रोटेक्शन कर सकता है, क्या वो पार्लियामेंट असेंबली में जाके बच्चों के लिए बढ़िया कानून बना सकता है। कानून सिर्फ कागजों वाला कानून नहीं होना चाहिए, कानून वो जो हकीकत में इम्प्लीमेंट होने वाला भी होना चाहिए। तो ऐसे लोग जब चुन के आएंगे चुनाव के माध्यम से, वो समझदार लोग ही समझदार कानून बनाएंगे, और समझदार कानून के माध्यम से ही बच्चों का भला होना है। तो उसके लिए शिक्षा देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, जो ऐसा सिस्टम जो है देखने में नजर नहीं आ रहा कि ऐसी लोकतंत्र की शिक्षा की कोई व्यवस्था हमारे सिस्टम में अभी तक हुई है। अब भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जो स्कीमें बन के आती हैं बच्चों के लिए, और ऊपर से स्कीमें बन के आती हैं, नीचे उनका जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बच्चों के नाम पे भी पैसे खाए जाते हैं। लोगों को, वो जो पदाधिकारी लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आती कि बच्चों के पैसे खा रहे हैं। बच्चों को भगवान का रूप माना गया है, उसके बावजूद भी ये शोषण हो रहा है। कानून कहता है कि बच्चे भगवान के रूप, कानून के तौर पे बराबर हैं। हमारे संस्कृति, हमारा समाज कहता है कि बच्चे भगवान का रूप है, फिर भी इनसे इतना बड़ा शोषण, मजाक बन गया है। तो ऐसे करके ये फिर पुस्तक जो चलती है वो कहती है अगर इतनी करप्शन हो गई थी, इतना भ्रष्टाचार हो गया था, तो लोग मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? क्योंकि भ्रष्टाचार का शिकार आम आदमी हो रहा है। फिर वो वही आ जाते हैं, कहता है कि आम आदमी का जो ज्ञान है बड़ा कम है, उसको अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज नहीं है, फ्यूडल माइंडसेट है, आज भी जी हुजूरी करने की आदत है, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी आवाज उठा पाए। उनको डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम की नॉलेज ही नहीं है, तो आवाज उठाते नहीं है, शोषण चलता रहता है। कुछ कहते हैं जागरूक लोग हैं, जब वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं वो इक्के दुक्के होते हैं, उनको पूरा सिस्टम मिलके जो करप्ट सिस्टम है वो दबा देता है, तो इसलिए भी कहता है आवाज उठ नहीं पाती। तो ऐसे करते करते ये जो पुस्तक है ये काफी डिटेल में ये डिस्कशन करती है इस सारे मुद्दों के ऊपर, और आगे बढ़ती चलती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। इस पुस्तक में 139 प्रश्न उत्तर का संवाद चलता है बच्चे और साधु के बीच। इस संवाद के माध्यम से एक एक परत सिस्टम की खोलता जाता है कि हमारा सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। तो ऐसे एक सवाल का जब वो सवाल करता है उसका उत्तर मिलता है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाता हूं कि was the feeling of second class citizens among common people while dealing with public servant a result of laws of the British era? अब हमने लोकतंत्र अपनाया, लेकिन अंग्रेजों के टाइम के शासन के राज के कानून अभी भी चल रहे हैं। वो कानून, जब देखो, जब फिलोसफी होती है, एक सोच होती है, अंग्रेजों का कानून डिक्टेटरशिप था, तानाशाही था। उनके मन में था कि हमने कानून थोपना है और लोगों को मानना है। वो ऑर्डर फ्रॉम अबव है और नीचे तक फ्लो होना है, और नीचे से कोई डिसोबे नहीं कर सकता। ऐसी अथॉरिटी होती है, थ्योरी ऑफ कमांड कहते हैं इसको, पॉजिटिव लॉ कहते हैं कानून की भाषा में। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो पावर ऊपर से नीचे नहीं आती है, लोगों से पावर ओरिजिनेट होती है, वोट के माध्यम से पावर ओरिजिनेट होती है। तो पीपल आर द ओरिजिनेटर ऑफ पावर। लेकिन हमारे जो ओरिजिनेटर ऑफ पावर है वो इतने इग्नोरेंट है, उनको कुछ पता ही नहीं है। जो पावर का ओरिजिनेटर है, जब वो डीसी ऑफिस में काम कराने जाता है, पुलिस प्रशासन के पास काम कराने जाता है, तो उसको प्रशासनिक अधिकारी ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे वो दूसरे दर्जे का नागरिक हो। कई बार तो ऐसा फीलिंग होती है कि आप इस देश के नागरिक ही ना हो। ऐसा व्यवहार उन पदाधिकारियों को क्यों है? क्योंकि कानून हमें ब्रिटिश सिस्टम के अडॉप्ट किए हुए अभी भी। आज तक हमने लोकतांत्रिक सिस्टम के कानून जो लोगों की भाषा से, लोगों की शक्ति से बने, लोगों के लिए बने, कि एक नागरिक जो ईमानदार है, अगर हमारे सरकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकर है उसके सामने खड़ा हो जाए तो सरकारी कर्मचारी को डर पैदा हो जाए। आज ईमानदार नागरिक को डर है सरकारी कर्मचारियों से कि मेरे को गलत ना फंसा दें। तो ऐसा वो सिस्टम में डिस्कशन होती है कि कमियों का हिस्सा है। फिर वो बात करता है कि ईमानदार लोग नहीं है जो बच्चों का ध्यान रख पाए। वो कहता है कि बच्चों का ईमानदार भी पदाधिकारी हैं, ध्यान रखने वाले भी हैं, पर उनकी गिनती धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर बच्चों का आज भला हो रहा है, कोई लोग ध्यान रख रहा है, तो ईमानदार अफसरों की वजह से ही है। तो वो भी वो बातें करता है इस बुक में। फिर वो बात करता है कि अगर हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन बनाई है इलेक्शन कमीशन की, 5 साल बाद चुनाव होने हैं, अगर आज तक इतने सालों की आज़ादी की लड़ाई के बाद, आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में इतनी बार चुनाव हुए,
और उस चुनाव होने के दौरान बच्चों का भविष्य नहीं सुधरा, तो फिर क्या कमियां रह गई हैं कि आज भी हमारे देश में जब चुनावों का प्रावधान है तो हम निकम्मे लोगों को बाहर निकाल के असरदार लोगों को क्यों नहीं लेके आ पाते। फिर उसकी चर्चा होती है उसमें क्या क्या कमियां हैं, कि क्या उसमें भी फिर बात आती है शिक्षा की कमी, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता, चाइल्ड राइट्स के बारे में नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों की शिक्षा के माध्यम से जानकारी होना कि बच्चों के राइट्स क्या हैं, बच्चों के अधिकार क्या हैं, किसने देने हैं, किसकी जिम्मेदारी है। तो ये बुक स्टेप बाय स्टेप चर्चा करती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। फिर वो बात आती है पावर ऑफ वोटर। कहता है अगर वोटों के पास पावर है, वोटों के माध्यम से वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें, हमारी इच्छा ये है, हमारे देश का भला इसमें है, तो फिर उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती। फिर बात आती है कि जो वोटर हैं वो इग्नोरेंट हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, वो नुमाइंदों के साथ हार तो पहना देते हैं उनके, और उनको सवाल करने की क्षमता नहीं है। वो उनकी बातों में हाँ मिलाने वाले लोग हैं हमारे देश में। उनके अंदर इतनी काबिलियत पैदा नहीं हुई शिक्षा के माध्यम से कि उनको जानकारी मिले कि लोकतंत्र में ये जो प्रतिनिधि हैं इनका रोल क्या है, इनकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कईयों को तो एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता, एमपी की फुल फॉर्म नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि इन्होंने पार्लियामेंट में जाके कानून बनाने हैं, असेंबली में जाके कानून बनाने हैं, इसके बारे में उनको, उनका दिमाग में थोड़ा बहुत भी आइडिया भी नहीं है। तो जब आइडिया ही नहीं है तो वो डिमांड कैसे करेंगे, उनको बोलेंगे कैसे। तो ऐसे चर्चा चलती है इसको बुक के ऊपर। फिर आ जाती है कि जो करप्शन है या जो इतना बगड़ा हुआ ढांचा है, इससे क्या हो रहा है कि क्या हमारी जो जो प्रशासन प्रणाली है या जो हमारा गवर्निंग मॉडल है उसको बच्चों के प्रति कोई चिंता ही नहीं है। वो कहते हैं चिंता तो है, अगर आज तक इतनी सारी पॉलिसियां बनी हैं तो इसलिए बनी है कि बच्चों के प्रति चिंता है, पर पॉलिसियों में कमी है, वो सारे बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही हैं। बात तो वो हो कि कोई भी बच्चा हमारे देश का निगलेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे तक ऐसा नहीं हो कि उसके साथ साधन नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि कोई भी एक निगलेक्टेड बच्चा एंटी सोशल एलिमेंट को ज्वाइन कर सकता है। वो अपना भी नुकसान करेगा, अपने परिवार का भी करेगा, देश का भी करेगा। तो हमारे देश की पॉलिसी सिस्टम ऐसा होना चाहिए था जो हर बच्चे तक पहुंचता। वो कहता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पहुंचा, बहुत से लोगों का फायदा हुआ, बहुत से गरीब बच्चे ऊपर उठ के आए हैं, पर ये काफी नहीं है, और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है, और ज्यादा लेवल ऑफ रिसोर्सेज देने की जरूरत है। तो उसके ऊपर वो डिस्कशन होती है। तो वो कहता है उसके लिए क्या क्या प्रयास किए। देखो कहता है जी गवर्नमेंट ने बड़े सारे मेजर लिए, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, ये सोच के कि इससे रिसोर्सेज फैलेंगे, इकोनॉमी का विस्तार होगा, उससे रिसोर्सेज फैलेंगे, और रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से गरीबों का भला होगा, गरीबों का भला होगा तो गरीब के बच्चों का भी भला होगा। लेकिन फिर वो कहता है कि फिर क्या हुआ। वो कहता है ये हमारे सिस्टम की कमी रह गई कि ये सारे मेजर तो लिए गए, लेकिन इसने अमीर को बहुत अमीर बना दिया, गरीब को बहुत गरीब बना दिया। आज देश में बहुत बड़े बिलियनर हैं। आज इंडिया की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गई है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होने का मतलब है कि 4थे लार्जेस्ट आर्थिक साधन हमारे देश के पास उपलब्ध है। तो अगर इतने बड़े साधन उपलब्ध हैं, फिर गरीबों के बच्चों का भला क्यों नहीं हो रहा। तो वो डिस्टोर्टेड इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे देश का, जिसके अंदर अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रही। तो फिर वो पॉलिसी की कमी की बात आ जाती है कि जो पॉलिसी तो बन रही है, कुछ साधन तो हस्तांतरण हो रहे हैं, पर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहे कि हर गरीब का भला हो जाए, हर गरीब के बच्चे का भला हो जाए। तो इसीलिए तो हम देखते हैं कि कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को बेची जा रहे हैं। उनके तक इतने भी साधन नहीं है कि वो बच्चे का पालन पोषण कर पाए। एक तो होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट का बच्चों को शोषण करना, एक है जो माँ बाप खुद ही बच्चे बेची जा रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है, वो बच्चा अगर देश का नागरिक है तो उसको देश के नागरिक होने के नाते जो साधन मिलने चाहिए तो वो भी नहीं मिले। तो प्रशासनिक प्रणाली का हमारा सिस्टम ऐसा नहीं बना कि लास्ट बच्चे तक हम पहुंच पाए। तो वो जो कमियां हैं वो बहुत बड़ी कमियां हैं, जिससे बच्चों को डेप्रिवेशन में रहना पड़ता है, निगलेक्ट में रहना पड़ता है, और उसी की वजह से वो शोषण का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। तो कहता है कि जब अगर साधन अमीरों को अमीर बना रहे हैं हमारी सारी पॉलिसियां, तो गैप क्या इतना है। तो बताता है कि असमानता का गैप बहुत बड़ा है। एक काल्पनिक वे में बताता है कि 5% लोगों के पास 95% साधन है, और 95 के पास 5% साधन है। तो फिर अब साधनों के इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का समाज में क्या असर पड़ रहा है।
वो कहता है कि देखो जो गरीब का बच्चा है उसको तो आगे बड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, उसके पास साधन ही नहीं है। वो जो अमीर का बच्चा है वो बड़ा होकर इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कोई साइंटिस्ट बन जाएगा। गरीब का बच्चा उसके लिए बड़ा होकर काम करेगा, उसका नौकर बन जाएगा, उसका चाय वाला बन जाएगा, उसका कुक बन जाएगा। फिर वो कहता है, बच्चा कहता है कि क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए? क्या हमारे वैज्ञानिकों का देश में लोगों को अमीर बनाने में कोई रोल है? वो कहता बिल्कुल है। जो वैज्ञानिक है रिसर्च करते हैं, अमीर जो बिजनेसमैन है उसको अडॉप्ट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। फिर वो कहता है कि जो डिफेंस के लोग हैं उनका कोई रोल है? कहता डिफेंस के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। वो कहता देखो जब नादर शाह आता था लूट के ले जाता था, आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बॉर्डर को सील करके रखा हुआ है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, बाहर के लोगों को, लूटने वालों को अंदर नहीं घुसने देते। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी दौलत का प्रोटेक्शन होता है। अगर वो ना हो तो लोग लूट के ले जाएं, तो सिक्योरिटी फोर्सेज का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे करके वो चर्चा चलती रहती है। फिर इसके अंदर कहानी आती है, कहानियों के माध्यम से बच्चा जानना चाहता है कि भी कोई कहानी बताओ, कोई एग्जांपल बताओ कि अमीर इकोनॉमिक पॉलिसी जो गलत है वो अमीर को अमीर कैसे बनाती है, गरीब को गरीब कैसे बनाती है। तो उसकी कहानी एक मैं छोटी सी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कहता है कि 2003 में एक बंदा था जिसका नाम था रजनीश। उसने एक नया घर खरीदा 10 लाख रुपए में, और उसके पास एक ड्राइवर था। उसकी तनख्वाह जगदीश की 2500 रुपया थी। 2500 रुपये 2000 सन में काफी थे, जिसमें वो अपने बच्चों का स्कूल भी बेचता था, किराए के मकान पे रहता था, किराए का गुजारा भी करता था, किराया भी पे करता था, बच्चों के लिए दूध भी खरीदता था, स्कूल की फीस भी पे करता था, और थोड़ी सी बचत भी करता था। एक दिन उसका सपना था कि मैं अपना खुद का मकान खरीद लूंगा। सन 2020 आ गया। जिसने मकान खरीदा था उसको किसी ने आके बोला कि आपका मकान की कीमत 2 करोड़ रुपया होगी है, आप बेचना चाहोगे? उसने कहा 2 करोड़ होगी, मैंने तो 10 लाख में खरीदा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मकान में मैंने कोई मुरम्मत की, ना मैंने कोई मेहनत की, ना कुछ किया, तो मेरा मकान 2 करोड़ का कैसे हो गया? उसने कहा आपको पता नहीं देश तरक्की कर गया, देश के आर्थिक साधनों में विस्तार हो गया, तो उससे का फायदा सारे नागरिकों को पहुंच गया, सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो बंदा बड़ा खुश हुआ, कहता कि मेरी कीमत 10 लाख से 2 करोड़ रुपया हो गई है। तो खुशी खुशी मारे अपने ड्राइवर जगदीश के पास गया। जगदीश से पूछा भैया तू कितने का बन गया? मैं तो 2 करोड़ का हो गया हूँ। जगदीश कहता मैं कितने का बन गया हूँ? उसने कहा भी देखो ऐसा भी मैं 2 करोड़ का बन गया हूँ, 10 लाख का मकान खरीदा था, 2 करोड़ का हो गया, तू कितने करोड़ का हो गया, कितने लाखों का हो गया? जगदीश कहता क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जब आप 2500 रुपये तनख्वाह 2000 में देते थे, जब आपने मकान खरीदा था, उसमें मैं दूध भी लेता था, बच्चों को स्कूल भी भेजता था, कुछ बचत भी करता था कि एक दिन मकान खरीदूंगा। अब 2020 में मेरे को 15,000 तनख्वाह मिलती है। महंगाई ने मेरे कोई बचत जितनी भी थी वो भी खत्म कर दिया, स्कूल में बच्चे जाने बंद हो गए हैं, दूध की बजाय मैं चाय भी नहीं पी पाता हूँ। तो अब कौन से मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तो कहता है कि देखो मैं तो बिना कुछ किए 10 लाख से 2 करोड़ का हो गया, और जो ड्राइवर है उसने इतनी मेहनत की, मेरे लिए गाड़ियां चलाई, इतनी मेहनत की, वो बेचारा कुछ भी नहीं बन पाया। तो जो आर्थिक गैप था, जो 10 लाख और जीरो का था, वो 2 करोड़ और जीरो का हो गया। तो वो दिखाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है हमारे देश की। तो डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टोर्शन ऐसे कहानी के माध्यम से सिखाता है। फिर वो बताता है कि सर 5 एक मिनट में और फिनिश करेंगे, 5 बज रहे जी। अच्छा ब्रेक लेनी है? नहीं सर समाप्त करेंगे, 1 घंटा हो गया ना, 5 बजने वाले हैं जी। अच्छा, आपने कहा था 2 घंटे का। 1 घंटे कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, 45 मिनट का ये रहता है, 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर, कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, 5-7 मिनट में वाइंड अप करेंगे सर जी। अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे चलते चलते ये बुक सारे सिस्टम की चर्चा करते करते एंड में समाधान पे पहुंच जाती है। बच्चा कहता है कि मेरे को सारी समस्याओं का पता चल गया। फिर वो इस पे आता है कि जो क्राइम है उसका बच्चे की निगलेक्ट के साथ कोई रिलेशन है, तो वो सारा क्राइम और बच्चों की निगलेक्ट का साथ रिलेशन डिस्कशन होती है इस बुक में। जब वो सारी डिस्कशन हो जाती है फिर बच्चा कहता है मेरे को सारा समझ आ गया, अब समाधान बताओ। तो समाधान के ऊपर 110 नंबर क्वेश्चन से लेके 139 नंबर क्वेश्चन तक 29 क्वेश्चन आंसर है इस बुक में। वो जो उत्तर हैं वो समाधान बताते हैं, समाधान को लागू कैसे करना वो बताते हैं। उस समाधान के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, जो जैसे आम समाज के लोग सवाल करेंगे, वो भी सवाल इस पुस्तक में लिखे हुए पहले से ही। मैं लोगों को गारंटी देता हूँ कि जब ये पुस्तक पढ़ेंगे उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। 99% के प्रश्नों के उत्तर की मैं गारंटी लेता हूँ। 1% मैं छोड़ता हूँ कि शायद कोई उत्तर या प्रश्न मेरे मन से निकल गया हो। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कोई भी किसी के मन का सवाल बचेगा नहीं। ये अभी तक का मेरा तजर्बा भी रहा है, और जब मैंने लिखी थी तब भी मैंने इसको इस ढंग से लिखी थी, क्योंकि इस पुस्तक को लिखने में मेरे को 17 साल का समय लगा।
2008 में लिखनी शुरू की थी, 2025 में कंप्लीट हो गई, इसी साल में जारी हुई थी पुस्तक। और इस 17 साल की ऑब्जर्वेशन को मैंने प्रैक्टिकल ढंग से एक्सपेरिमेंट किया, उसको लीगल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और हमारे संस्कृति के तरीके से एग्जामिन किया। तो ये पुस्तक में बहुत सारे प्रश्नों का बहुत बड़ी उत्तर दिया हुआ है और इसके इंटरकनेक्शन है। एक प्रश्न स्टैंड अलोन उत्तर नहीं देता, ये इंटरकनेक्टेड सीरीज चल रही है, जब पढ़ लेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। तो अब चौबे जी साहब ने बोला, मैंने सोचा था 1.25 घंटे का सेशन है, तो मैं उस हिसाब से राम राम से लगा हुआ था, पर अब इन्होंने बता दिया तो अब मैं यही चाहूंगा कि भी प्रश्न उत्तर के लिए खोल दिया जाए आपको। जी सर, धन्यवाद। तो सभी से निवेदन एक तो ये भी है कि सब लोग अपना वीडियो चालू कर लें, तो एक फोटोग्राफ्स ले लेंगे हम लोग। पहले हमने बीच में इसको स्टार्ट किया था, बाद में बंद कर दिया था। और सब लोग अगर कंफर्टेबल हो तो अपना वीडियो चालू कर लें और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी सिद्धांत जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। जी 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 जी, तो कविता जी ने हैंड रेज किया है, पहले कविता जी से ही प्रारंभ करते हैं। जी सर, मैं बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल। नमस्कार कविता जी। नमस्ते सर, और सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जिंदल सर की किताब है मेरे हाथ में, आप देख पा रहे हैं? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो सर ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ये पिछले वीक ही मुझे मिली है। अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि इसका जो टाइटल है वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा और इतना सार्थक लगा है, रिस्टोरिंग द बैलेंस। तो जैसा मैंने सोचा था, इसके पेज नंबर 2 पे इसका जो रीजन दिया है वो बिल्कुल सही बात है कि भगवान ने सबको समान बना करके यहाँ भेजा, लेकिन हमने जो यहाँ पर असमानताएं क्रिएट करी हैं वो आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जैसा अभी पिछले कुछ दिनों में आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे, जैसा अभी बैंगलोर में हुआ है, जो स्टैम्पिड वाली जो घटना है, वो दिखाती है कि कैसे मनी पावर हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिए कुछ हाथों में, तो जो बाकी लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने आप को बहुत ही हीन समझने लग गए हैं। तो वो जो गरिमा है उसको हमें फिर से बहाल करना है। तो इस किताब की जो सबसे अच्छी बात मुझे अभी लगी है वो ये